सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करके इन्होंने पहले ये मैसेज दिया होगा कि भैया देख लो, एक को उठा लिया है, हम ऐसे बोल नहीं रहे, धमका नहीं रहे, उठा भी सकते हैं। तो शायद उसके बावजूद वो प्रेशर में नहीं आए। शायद इतने प्रेशर में कांग्रेस ही टूट जाते हैं, जिस ढंग से महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ। तो इतने प्रेशर में और दूसरी पार्टियां टूट रही है, तो ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रस्ट्रेशन है कि टूट क्यों नहीं रहे, ये एजेंसियों के डर से हमारी पार्टी में आ क्यों नहीं रहे कि ममता बनर्जी ने कौन सी पॉलिसी गलत बनाई और जाके और जो है वहां गोवा में जो है इतना रुपया खर्चा किया। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि गोवा में जो है ममता बनर्जी ने बीजेपी की मदद के लिए जाके इतना पैसा खर्चा करके जो है चुनाव प्रचार किया था कि कांग्रेस हार जाए, बीजेपी जीत जाए। तो हम इनसे कह रहे हैं कि आखिर जो उन्होंने वहां पैसा खर्चा किया और आप को जिताने के लिए नहीं किया, तो आप इसके लिए उनको भी कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते कि ममता बनर्जी ने गोवा में जाके क्यों पैसा खर्चा किया। मायावती मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह कैंडिडेट खड़ा करती हैं अपना, तो कौन सा पैसे से खड़ा करती हैं, कहां से पैसा आता है। तो सवाल ये तो सब पर लागू है। लेकिन हमारी बात है ना कि हम जो है हम बस पवित्र हैं, बाकी सब लोग अपवित्र हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वो दुरुपयोग उस समय बंद क्यों हो जाता है जब वो व्यक्ति कांग्रेस में, उसमें जब बीजेपी में शामिल हो जाता है। कि अगर जिस आधार पर सिसोदिया जी को जेल भेजा गया है, उस आधार पर तो हमारे दिल्ली की पूरी केंद्रीय कैबिनेट जेल चली जाएगी, अगर उसको मापदंड मान करके जो है कार्रवाई की जाए। और फिर जो आप औने पौने दाम में तमाम कंपनियों को जो देश का एसेट बेच रहे हैं, उसमें अंदर खाने जो है वो कितना चल रहा है, इसकी जांच कौन करेगा। तुम करो तो रासलीला, हम करें या दूसरे करें तो करेक्टर ढीला। जी। जिस लचर तथ्य पर इन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की है, अगर उस तथ्य को आप बैरोमीटर माने भ्रष्टाचार, कदाचार या देश को, प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का, तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से लेके कोई इसके जो है जद में आने से बचेगा नहीं। सीबीआई के जो वर्किंग है, उस वर्किंग को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं कि क्या सिर्फ भ्रष्ट देश का विपक्षी है और सत्ता पक्ष भ्रष्ट नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में शामिल होने के बाद वो भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं। कि क्या अगर मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो क्या वो जो इनका जो भ्रष्टाचार था वो धुल जाता, जैसा कि पीछे कुछ हुआ कि कुछ टीएमसी और जो कुछ दलों के कांग्रेस के नेता जो भाजपा में शामिल हो गए, उन पर बड़े बड़े मनीष सिसोदिया जैसे ही आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन वो शामिल हो गए तो उनका भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं बंद हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पे पहुंचे और उनको बहुत ही सम्मान दिया गया। आज वो मतलब कि भाजपा के बहुत ही ब्लू आइड बॉय हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा है, मुकुल राय थे तृणमूल सरकार में, इन पे आरोप लगे थे, तमाम आरोप लगे थे। लेकिन आज भाजपा में शामिल है तो उनपे कोई जांच कहां है, किन परिस्थितियों में है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। दिल्ली शराब घोटाला और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के मायने दिल्ली के सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा में थोड़ा सा विलंब है, लेकिन जब तक खबर की तह तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं, जब तक ओरिजिनल बात जानकारी न हो, तब तक पूरा विस्तार से हम लोग बातचीत नहीं करते। आज पूरे मतलब तबीयत से इस बात की पड़ताल की जाएगी कि दिल्ली का शराब घोटाला क्या है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के क्या मायने। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब और संजीव जी जुड़ चुके हैं। आप लगातार अम्बेडकरनामा पर सुनते रहते हैं और जब शोध परक काम हो जाता है तब हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज इस एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि आखिर इनके गिरफ्तारी के मायने क्या है। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। तो पहले संजीव जी से ही पूछते हैं जी जी, आपका शोध क्या कह रहा है शराब घोटाले को लेकर और सिसोदिया साहब की गिरफ्तारी को लेकर। संजीव जी।
देखिए, जो दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी जो मंत्री हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनकी गिरफ्तारी तो लंबे समय से एक आशंका तो जाहिर की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी होगी। और शराब घोटाला मसला था, अभी एक स्नूपिंग का भी मसला उनके ऊपर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति दी है कि वो भी जांच कीजिए। और इस घटनाक्रम के बाद दो बातें हैं। देखिए, ये तो हम ये नहीं कह सकते कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, क्योंकि जांच एजेंसी है, सीबीआई जांच कर रही है और जांच करने के बाद जो सामने आएगा, हालांकि सीबीआई के जो वर्किंग है उस वर्किंग को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं कि क्या सिर्फ भ्रष्ट देश का विपक्षी है और सत्ता पक्ष भ्रष्ट नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में शामिल होने के बाद वो भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं कि क्या अगर मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो क्या वो जो इनका जो भ्रष्टाचार था वो धुल जाता, जैसा कि पीछे कुछ हुआ कि कुछ टीएमसी और जो कुछ दलों के कांग्रेस के नेता जो भाजपा में शामिल हो गए, उन पर बड़े बड़े मनीष सिसोदिया जैसे ही आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन वो शामिल हो गए तो उनका भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं बंद हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पे पहुंचे और उनको बहुत ही सम्मान दिया गया। आज वो मतलब कि भाजपा के बहुत ही ब्लू आइड बॉय हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा है, मुकुल राय थे तृणमूल सरकार, इन पे आरोप लगे थे, तमाम आरोप लगे थे, लेकिन आज भाजपा में शामिल है तो उनपे कोई जांच कहाँ है, किन परिस्थितियों में है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये इसका एक पॉलिटिकल मीनिंग इस पूरे उसका ये है कि दो तीन तरह की बातें आएंगी सामने कि एक तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उससे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। तो ये इस गिरफ्तारी से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली दो चीजों से बहुत परेशान है। एक परेशानी ये है कि दो महत्वपूर्ण राज्यों में आम आदमी का कब्जा होना, दिल्ली और पंजाब के अंदर, और प्लस गुजरात में इनरोड करना 12% 13% वोटों के साथ, बेशक उनके जो विधायक हैं वो 5 हैं, गोवा में भी इनरोड किए, गोवा एक छोटा स्टेट है, लेकिन जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाई और राष्ट्रीय जो पार्टी का एक दर्जा जो क्लेम अप कर रही है पार्टी, तो बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात भी कहा जाता है कि आरएसएस की बी टीम है, ये समझ लीजिए कि छोटी भाजपा है। तो ये मतलब कि इस गिरफ्तारी से दो तरह की बातें हो सकती हैं कि अगर वो छोटी भाजपा है, आरएसएस की बी टीम है, तो सेंट्रल एजेंसियां इतनी एग्रेसिव क्यों हैं इनके खिलाफ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें दो राय नहीं है कि आरएसएस का जो निचला जो फंडिंग कैडर है वो दिल्ली से लेके हरियाणा से लेके पंजाब, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। दिल्ली में भी है, इवन की दिल्ली के अंदर भी जो कहते हैं कि जो आरएसएस का जो निचला कैडर है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो आरएसएस को बहुत लंबे समय से अरसे से मदद करते रहे, वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो ये एक आरएसएस के अंदर भी बेचैनी है। अगर आरएसएस को बी टीम नहीं है तो जरूर बेचैन होंगे कि हमारे कैडर उनकी तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर बी टीम है तो फिर वो तो है ही, लेकिन बी टीम अगर है तो इतना एग्रेसिव तो कांग्रेस के अगेंस्ट भी भाजपा नजर नहीं आ रही है। जो इस सेंटर की गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी, इतना नजर तो नहीं आ रहे हैं जितना कि इनके दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टरों को जो गिरफ्तारी हुई है। तो ये इससे ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या वाकई में ये आरएसएस या बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, देखिए पिछले 2-3 साल का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन में नहीं है। एक कंफर्ट जोन में ये नहीं है कि जो महत्वपूर्ण राज्य है, जहां बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है, वो बीजेपी के हाथ से एक निकले कई राज्य। महाराष्ट्र निकल गया, कर्नाटक निकल गया, छत्तीसगढ़ निकल गया, झारखंड निकल गया। दिल्ली भी एक रेवेन्यू को जनरेट करने वाला स्टेट है, क्योंकि प्योर अर्बन स्टेट है, जहां पे जीएसटी से लेके एमसीडी के पास भी भारी एंट्री टैक्स और रेवेन्यू, ये सब तमाम मसले, तमाम फाइनेंशियल जो है यहाँ पे काफी रेवेन्यू जनरेट होता है दिल्ली के अंदर। तो ये बीजेपी के हाथ से जब ये राज्य निकले तो निश्चित रूप से बीजेपी में बेचैनी स्वाभाविक थी। झारखंड में भी आपको पता है सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ में चूंकि इतनी ज्यादा मेजॉरिटी है कांग्रेस के पास कि सरकार गिराने में भाजपा सफल नहीं हो सकी। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र देश का इकोनॉमिक हार्ट बोला जाता है, हार्ट या जो भी कहें, इस देश का शरीर ही बोल दीजिए महाराष्ट्र को।
महाराष्ट्र में भी जब शिवसेना और जो एक ग्रैंड अलायंस बना शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस का, तो बीजेपी बेचैन हो गई थी, क्योंकि इतना हार्ड इकोनॉमिक जोन को बीजेपी के हाथ से जब निकल रहा था तो बीजेपी परेशान थी। उन्होंने दाएं बाएं करके किसी ढंग से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी की सरकार वहां पे बना ली, शिवसेना को तोड़ के एक बीजेपी सरकार। यही काम इन्होंने कर्नाटक में किया था। तो एक तो दिल्ली में ये चीज करने की जो कोशिश में बीजेपी शायद सफल नहीं रही, और दिल्ली एक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की राजधानी है, सारा का सारा तंत्र जो बीजेपी का और दिल्ली का जो पूरी मिनिस्ट्री बीजेपी की सेंटर की वहां बैठती है, और वहां पे एक इनके बड़े ही इंपॉर्टेंट अपोनेंट ग्रुप की सरकार है। अब विधानसभा के साथ साथ अभी जो बीजेपी के लिए जो बहुत मेजर सेटबैक था, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कारण हो सकता है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का, कि एमसीडी का हाथ से निकलना। देखिए, एमसीडी भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का सेंटर है। एंट्री टैक्स है दिल्ली के अंदर, पीछे एक आम आदमी पार्टी वालों ने निकाला भी था कि 700-750 करोड़ का कोई घोटाला हुआ था एमसीडी पे, एंट्री टैक्स पे। तो ये जो सारे घटनाक्रम है, ये सारे घटनाक्रम को आपको जोड़ के देखना होगा कि ये जो है बीजेपी इसलिए एग्रेसिव है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो बीजेपी को बहुत ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सेंटर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि जो वर्ल्ड लेवल के जो कॉरपोरेशंस हैं जिनका इंडिया साउथ एशिया में इंटरेस्ट है, उसमें भी आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है। अभी डावोस में जो वर्ल्ड फोरम की जब मीटिंग हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी के जो एक सांसद हैं वो वहां यंग ग्रुप लीडर्स में इनवाइटेड थे, राघव चड्डा। तो ये भी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक फोरम्स में जो इनके लीडर बुलाए गए, जैसे इंपॉर्टेंट लीडर बुलाए गए थे, एकनाथ शिंदे थे, योगी आदित्यनाथ को भी जाना था, उसमें भारत सरकार के तरफ 4 मंत्री थे, वहां पे आम आदमी पार्टी के एक लीडर का रिप्रेजेंटेशन भी बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन नहीं था। देखिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अगर किसी पार्टी के स्वीकारता बढ़े, इसमें बहुत सारे थ्योरियां भी चलती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है और तमाम चलती है कि इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस फॉरेन पावर्स के भी हैं, बड़े कॉर्पोरेशंस के भी हैं यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो उसमें अगर वो बीजेपी को डेंट मारे जाके आम आदमी पार्टी वाले, वहां लोग उनके बैठे, उनके मीटिंग्स में हो जाए, तो वो बीजेपी के लिए भी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं था। तो ये तो कार्रवाई होनी तय थी। हालांकि हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि मनीष सिसोदिया और एक्साइज पॉलिसी में अगर सरकार ने कुछ ढूंढा है, तो आप 100% क्लीन चिट किसी को नहीं दे सकते। आप निर्दोष नहीं कह सकते कि क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, आप ये नहीं कह सकते। ये जांच का विषय है कि भ्रष्टाचार हो भी सकता है, लेकिन उसका समय और जिस ढंग से कार्रवाई हुई है, और सेकंड थर्ड की जब आम आदमी पार्टी की सरकार पे ये आरोप लग रहा है कि एक्साइज पॉलिसी में 10,000 करोड़ का घोटाला है। अब देखिए, मतलब दिल्ली इसका मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट करता है कि 10,000 करोड़ का घोटाला है। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी जिसका एक एक्साइज पॉलिसी में ही 10,000 करोड़ का हेरा फेरी का मामला सामने आए। तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि आम आदमी पार्टी वहां पावर में रहे? मेरा ये मानना है। जी जेपी सर, संजीव जी जो पूरा इनिशियल जो बैकग्राउंड दे रहे हैं वो लार्जली एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, और अंतिम में छौंक दे रहे हैं कि इसमें क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। क्या है शराब घोटाला? एक घोटाला, बिहार में तो चूहा भी शराब पी जाता है। नहीं नहीं सर, यहाँ मामला दूसरा है सर। देखिए सर, यहाँ एक वाक्य से पूरा मामला आप समझ सकते हैं जी। तुम करो तो रासलीला, हम करें या दूसरे करें तो करेक्टर ढीला। जी। जिस लचर तथ्य पर इन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की है, अगर उस तथ्य को आप बैरोमीटर माने भ्रष्टाचार, कदाचार या देश को, प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का, तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से लेके कोई इसके जो है जद में आने से बचेगा नहीं। इन्होंने ये लिया है कि जो 2021 और 22 की इनकी एक्साइज पॉलिसी थी दिल्ली सरकार की, जिसमें उनमें सारे जो है अपने सरकारी ठेकों से निकल करके सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, और उस प्राइवेटाइजेशन में दिल्ली में कुल शराब की 849 दुकानें खुली थी। उसमें शराब ज्यादा बिकने के बाद भी, जैसा कि संजीव भाई ने बताया कि 10,000 करोड़ का नुकसान ये बता रहे हैं,
तो ये क्या है, मतलब दिल्ली सरकार के हेडमास्टर हैं? ये हर सरकार का जो है ये बजट चेक करते हैं कि कौन से सरकार की किस पॉलिसी से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मोदी जी के नोटबंदी से कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, आपके जीएसटी जिस तरह इन्होंने लागू किया उससे देश को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। अभी अडानी जी को इन्होंने जो अरबों खरबों के बैंक का कर्जा दे दिया जनता के पैसे का, उससे जो है पूरे देश की जनता में क्या पोजीशन है, पूरी इकोनॉमी बैठने का मतलब खतरा पैदा हो गया है, बैंकों के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है, एलआईसी का दिवाला आप रोज ही अखबार में पढ़ते होंगे, अगर अखबार ही को आप जो है पैमाना माने तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये तो इन्होंने 10,000 करोड़ का नुकसान अगर दिल्ली सरकार का नई पॉलिसी में हुआ, तो आप जो टोटल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप जो एसेट से ज्यादा जो है क्या कहते हैं इससे कम के कीमत पर आप पौने पौने दाम पर नवरत्न कंपनियों से लेके सौरत्न कंपनियों को बेच रहे हैं, आप जो देश का एसेट बेच रहे हैं, क्या उसके लिए आपने जनादेश लिया था? तो इसके आधार पर तो नीचे से ऊपर तक कोई बचेगा ही नहीं। जिस लचर ढंग से जो है वो क्या कहते हैं इन्होंने सिसोदिया पर कार्रवाई की है। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि सिसोदिया दूध के धुले हैं, ये लोग एनजीओ चलाते रहे और एनजीओ चलाने की वजह से भी इनके ऊपर तमाम आरोप बहुत शुरू से लगते रहे। आरएसएस की बी टीम तक कहा जाता है, लेकिन एक आरएसएस की ए टीम आरएसएस की बी टीम पर कार्रवाई करे तो ये भी बात गले से नहीं उतरती। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जो है कारपेट के नीचे छिपा हुआ है, जिसके बहुत बड़े राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्योंकि शहरी मतदाता वर्गों में अपना दल जो है वो क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी काफी जो है वो अपना डेंट कर रही है, और वो कर रही क्योंकि कोई कांग्रेसी नहीं बनना चाहता, कोई लेफ्टिस्ट नहीं बनना चाहता, कोई जो है मॉडरेट ढंग से जो है भाजपाई मानसिकता रखता है। तो उनके लिए आकर्षण का केंद्र एक तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी बनती जा रही है, जो न केवल कांग्रेस या वामपंथ के लिए बल्कि इनके लिए भी खतरा बनती जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा उसका पैठ बढ़ेगा तो किनको वो अपनी ओर आकृष्ट करेगी। दूसरी बात, आम आदमी को बिजली, पानी, पढ़ाई, स्वास्थ्य इसकी चिंता है, जिस पर जो है अभी तक की जो सरकारें हैं उन्होंने आंख मूंद रखी है, और वो स्वास्थ्य क्षेत्र, पानी क्षेत्र सबको जो है निजी हाथों में देना चाहती है। कहीं जो है नदी बिक रही है, तो कहीं तालाब बिक रहा है, तो कहीं पूरा पानी का ठेका पुराने लोगों को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की हालत है कि नर्सिंग होम के सामने वो बता अस्पताल में इतना डिस्करेज किया जाता है मरीज को कि वो नर्सिंग होम भागने के लिए मजबूर हो जाए। यहां तक कि जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न है, वो भी आम अस्पताल में नहीं जाना चाहता, वो भी चाहता है कि हम कोई नर्सिंग होम में भर्ती हो ताकि हमारा मरीज ठीक हो जाए, भले हमें बर्तन भांडा घर का बेचना पड़े। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई इसको जो है मुहैया करा रहा है, बेटर प्रशासन दे रहा है, गुड गवर्नेंस दे रहा है, तो लोग तो उसकी ओर आकृष्ट ही होंगे ना। आप चाहे जितना आरोप लगाते रहिए जी, ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रही है, तो ये फलाना है, तो इसका निजी स्वार्थ है, तो ये है, तो वो है। अब दिल्ली के मुख्य सचिव, जो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हैं, नरेश कुमार, उस डेट में जो थे, उन्होंने गवर्नर साहब को कंप्लेंट किया कि नई एक्साइज पॉलिसी से इतना नुकसान हो रहा है और उसमें ये गड़बड़ हो गया है। सवाल इस बात का है कि सरकार कैटेगरिकल क्यों नहीं कह रही कि वो निजीकरण बहुत खराब है और निजीकरण नहीं होना चाहिए। मतलब आप अस्पताल का निजीकरण कर रहे हैं, आप बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, आप पानी का निजीकरण कर रहे हैं, जो बिल्कुल आम आदमी के जो है वो क्या कहते हैं, आप शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। और वो शराब, जिस शराब के लिए आपने पूरे देश भर में मद्य निषेध विभाग बना रखा है, आप शराब को खुलेआम बिकवा रहे हैं, इसके बावजूद भी मद्य निषेध विभाग काम कर रहा है, भले वो मरणासन अवस्था में हो, है ना। तो क्यों है? अगर मद्य निषेध विभाग एक और आपने सरकारी बना रखा है और दूसरी ओर दारू को आप खुलेआम जो है वो गली गली कूचे कूचे बिकवा रहे हैं। अब बिहारी देखिए, बिहार के गली गली कूचे कूचे में शराब मिल रही है। गुजरात जहां बंदी है, वहां के गली गली कूचे कूचे में शराब मिल रही है। आप भले उसका दावा करते रहे कि हमने जो है क्या कहते हैं शराब बंदी अपने यहाँ कर दी है। शराब लोगों के जीवन में, टाड़ी लोगों के जीवन में, मतलब एक लाइफ स्टाइल में शामिल है, आपसे बता रहे। तो आप जब दुकान खुलवाएंगे तो गांव गांव, एक अगर बड़ा गांव है तो उसके 3 टोलों में आप शराब की दुकान खुलवाएंगे,
और आप केरल की तरह शराब की दुकान क्यों नहीं खुलवाते कि जहां शराब की लेने के लिए 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप खुलवाएंगे तो गली गली में खुलवाएंगे, और नहीं तो आप महात्मा गांधी बनने का स्वांग रचेंगे कि साहब हमने शराब बंदी बंद कर दी। 75 रुपए के लाइसेंस में मैं अहमदाबाद गया था, वहां जिस होटल में ठहरा था उसमें बार था, वहां 75 रुपए में आपको लाइसेंस मिल रहा था। आप अपनी गाड़ी में 2 बोतल शराब लेके पूरा गुजरात घूम सकते हैं। मतलब आपकी शराब जहां खत्म हुआ 1 बोतल और लेके, मतलब 2 बोतल से ज्यादा आपका नहीं रहना चाहिए। वो बाहरी लोगों के लिए आपने लागू किया है। तो जब बाहरी लोगों के लिए आप शराब बेच रहे हैं तो कैसे मालूम आपको कि हमारे यहाँ के लोग शराब नहीं पी रहे? आप अहमदाबाद के किसी होटल में चले जाइए, होटल के बेदे से कहिए, वो जितनी शराब आप कहेंगे लाख दे देगा। हाँ, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये अजीब स्वांग टाइप का मामला चल रहा है। और बाकी वो करें तो साहब उन्होंने जो है रेवेन्यू का नुकसान करा दिया। और आपने जो इतने बड़े बड़े रेवेन्यू का नुकसान करा के देश को बिल्कुल गर्त में ढकेल रहे हैं, उसका क्या? इसमें बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप निजीकरण करें तो ठीक है, और आप ऐसी चीजों का निजी करें जिनको डॉक्टर लोहिया के शब्दों में कहा जाता था कि वो कहते थे कि पढ़ाई लिखाई दवाई सब मुफ्ती होना चाहिए लोकतंत्र में, जो है लोकतांत्रिक सरकार द्वारा। आप तो नहीं कर रहे हैं सर। और आप ऐसी चीज को निजीकरण को लेकर के उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले साल रेवेन्यू घटा हो, अगले साल रेवेन्यू बढ़ जाता। आपने एक्साइज पॉलिसी को लेके उनको लगातार घेरने की कोशिश की, सब जितने विधानसभा चुनाव आपके हुए उसमें घेरने की कोशिश की। अंत में आते आते अडानी का मामला इस समय चरमोत्कर्ष पर चल रहा है, आपके हटाए नहीं हट रहा है। तो आपने आज जो है वो सिसोदिया कार्ड खेल दिया। और आप ये बात जानते हैं कि हायर जुडिशरी में भले आपके खिलाफ थोड़ा माहौल बन रहा हो, जो लोअर जुडिशरी है, उस जुडिशरी में जो जज साहब लोग बैठते हैं, वो डर के मारे उनको पहले से इतना डिफेंसिव कर दिया गया है कि अब आप इलाहाबाद का देखिए, एक मामले में जो है कोर्ट ने जमानत दी, हाई कोर्ट ने जो है जज साहब को नोटिस भेज दी कि आपने किस आधार पर जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने जो है हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और उनकी बड़ी खिंचाई की कि आप जो है वो लोअर जुडिशरी को स्वतंत्रता पूर्वक काम ही नहीं करने देना चाहते। अभी अगर उन्होंने जो है इनका रिमांड नहीं दिया होता या इनको समरी डिस्चार्ज कर दिया होता, जमानत दे दी होती, मुचलके पे छोड़ दिया होता, तो हो सकता है जो जज साहब बैठे हैं उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाती कि आप सिसोदिया से मिले हुए हैं, आप आम आदमी पार्टी में हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि आधे से ज्यादा लोग जो संवैधानिक पद पर, कानूनी पद पर भी बैठे हुए हैं, वो लगातार डर रहे हैं। और डर करके जो है वो क्या कहते हैं, वो कोई भी जो है सही स्टेप लेने में भी वो है, क्योंकि जानते हैं कि अभी उनको इतने साल नौकरी करनी है। उनका कलेक्टर रोल में जो है एंट्री हो जाएगी, उनका कलेक्टर रोल खराब कर दिया जाए। कार्रवाई करें तो भी दिक्कत है, कार्रवाई ना करें तो भी दिक्कत है। इस तरह के माहौल में लोग जी रहे हैं, तो लोग करें क्या? वो चाहे जज साहब लोग हों लोअर कोर्ट के, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे जो भी कानून इन्फोर्सिंग एजेंसियां हैं वो हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिस आधार पर सिसोदिया जी को जेल भेजा गया है, उस आधार पर तो हमारे दिल्ली की पूरी केंद्रीय कैबिनेट जेल चली जाएगी, अगर उसको मापदंड मान करके जो है कार्रवाई की जाए। और फिर जो आप औने पौने दाम में तमाम कंपनियों को जो देश का एसेट बेच रहे हैं, उसमें अंदर खाने जो है वो कितना चल रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? जी। लेकिन सर संजीव जी, ये खाली पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि एक मैंने कहीं पढ़ा है कि दिल्ली सरकार जो है फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, अर्थात कि कोई पॉलिसी चेंज होगी तो गवर्नर की सहमति उसमें जरूरी है। तो क्या जो शराब नीति जो चेंज हुई है, बदली है, उसमें प्रोसीजरल कोई लैप्स है क्या उसको प्रोसीजर में? देखिए, पहले मैं इस बात पे क्लियर करना चाहूंगा कि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अभी कोई भी फुल स्टेट नहीं है। गवर्नर जिस ढंग से राज्य सरकार के राज्यों के अंदर केंद्र सरकार के लठैत के रूप में काम कर रहे हैं, वो देश के लिए बड़े ही लोकतंत्र के लिए बुरे दिन है। आप इस चीज को मान के चलिए कि अभी आप तो यहां की बात हो रही है, पंजाब में बजट सेशन के लिए झगड़ा हो गया है। गवर्नर बजट सेशन बनाने के लिए बुलवाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। उसके लिए शायद वहां की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए। मतलब कि जो विधायी कार्यकाल है राज्य सरकार के अंदर, जो कामकाज करने की जो मतलब कि जो संवैधानिक जो अधिकार है, उसको भी केंद्र नामित जो गवर्नर है नहीं करने दे रहे हैं।
तमाम विपक्ष की सरकारें जहां जहां है वहां पे ये चीजें हो रही हैं। दिल्ली तो एक नायाब है ही, क्योंकि उसमें तो लिमिटेड पावर्स विधानसभा को दिया ही गया है, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स तो विधानसभा के अंदर है ही नहीं, और हर चीज में गवर्नर कहते हैं कि एक एक चीज, एक ट्रांसफर पोस्टिंग, और तमाम सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है वो मामला कि इससे नीचे के अफसर को आप ट्रांसफर करेंगे, इससे ऊपर का आप नहीं करेंगे। तो विधानसभा तो एक तरह से लिमिटेड पावर के साथ है दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि ठीक है, मतलब हो सकता है कि एक्साइज पॉलिसी में ऐसी बात हुई हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। सेंटर का आरोप है, सीबीआई का आरोप है कि जो यहां से पैसा इकट्ठा किया गया वो गोवा इलेक्शन में खर्च किया, गुजरात के इलेक्शन में खर्च किया गया। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा राजनीतिक दल इन सारी चीजों से इम्यून है। मोनोपोली बढ़ाई एक्साइज पॉलिसी में कहा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, किसी एक प्राइवेट ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए। आप एक बात बताइए कि जो एयरपोर्ट पे मोनोपोली बढ़ रही है, जो अभी जेपी सिंह जी ने बोला, एक ही पार्टी को सारा स्ट्रेटजी का आप बंदरगाह दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर, एक ही पार्टी को आप सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं और औने पौने दाम में बेचे जा रहे हैं। एलआईसी का 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया आपके सामने अदानी की कंपनियों में। आम आदमी, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि एक ऐसी कंपनी को बचाने के लिए आप पब्लिक मनी को स्पेंड कर रहे हैं? सवाल यह है कि एक्साइज पॉलिसी और कोई भी राजनीतिक दल, देखिए मसला कुछ और भी है। निश्चित रूप से कोई भी सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो उसमें बेनिफिट लॉस सब देखा जाता है। राजनीतिक दलों को चंदा भी चाहिए होता है। मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस मामले में कि आप एकदम कह दीजिएगा कि सत्य हरिश्चंद्र हैं आम आदमी पार्टी वाले, ऐसा नहीं है। इनको भी चुनाव लड़ना है, इनको भी पैसे चाहिए, और पैसे तो फिर वही देगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा या कोई बड़ा ठेकेदार देगा या कोई माफिया देगा, लिकर माफिया देगा, माइनिंग माफिया देगा, बालू माफिया देगा, या अदानी जैसा कोई कॉर्पोरेट देगा चंदा, यही दे सकता है ना। तो वो फिर जब चंदा देता है तो उसके बदले में बेनिफिट मांगता है। सवाल ये है कि और भी कुछ मसले हैं। जो मसला मैंने कहा कि एक मसला है कि बहुत डिबेट चला पिछले 8 महीने साल भर में, आपने देखा होगा कि एक डिबेट हुआ था जो बीजेपी बहुत उससे अनकंफर्टेबल है, उस डिबेट से, फ्रीबी डिबेट। वो फ्रीबी डिबेट पे जो चला, उसमें दरअसल फ्रीबी डिबेट के पीछे जो एक जो पूरा का पूरा जो लॉबी थी, जो कॉर्पोरेट लॉबी थी, जो टोटली फ्रीबी खत्म करना चाह रही है, जिसमें उनको अपने इंटरेस्ट हैं। अगर हेल्थ सेक्टर टोटली प्राइवेटाइज हो जाएगा तो बड़े बड़े जो एक लॉबी है प्राइवेट सेक्टर का, उनको बेनिफिट होगा। अब बीजेपी उसी दिशा में, उसी प्राइवेट लॉबी को बेनिफिट देने के लिए हेल्थ सेक्टर प्राइवेटाइज कर रही है। अब वहां पे आम आदमी पार्टी का जो फ्रीबी वाला मसला था, फ्री हेल्थ वाला, वो बीजेपी को कंफर्ट जोन में नहीं डाल रही थी। अब मसला हो गया एजुकेशन। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े सरकारी यूनिवर्सिटियों को तबाह करके प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लिए खुला मैदान छोड़ा जा रहा है। कौन है उसके पीछे, इस पॉलिसियों के पीछे? अब अगर सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी एजुकेशन, स्कूल, हेल्थ स्कूल, कॉलेज, अगर कोई सरकारी सेक्टर में अगर कोई गवर्नमेंट अगर फ्री एजुकेशन की बात करेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी के टारगेट में आएगी। क्योंकि जो एक लॉबी जो बीजेपी के साथ है, जो प्राइवेटाइजेशन के हक में है, वो इसको नहीं चलेगा। अब आती है बिजली की बात। बिजली पूरी दुनिया में एक गरीब आदमी और एनर्जी को लूट का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। महंगी बिजली, जिस ढंग से कॉर्पोरेट ने बड़े तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक अभियान चलाया निजीकरण के उसके माध्यम से, तो भारत में भी ये बिजली कंपनियां हैं। स्मार्ट मीटर, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया गया, अब स्मार्ट मीटर के नाम पे कि पहले आप दीजिए। उसमें आम आदमी पार्टी का जो पॉलिसी थी वो दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस जो इनके जो कॉर्पोरेट जो है एनर्जी कंपनियां हैं, जो बीजेपी सरकार के साथ जिनकी दोस्ताना संबंध है, उनको कंफर्ट जोन में नहीं थे वो। तो ये जो सारी जो चीजों का ये एक रिप्रकशन है। सवाल यह है कि अगर उन्होंने एक प्राइवेट को अगर बेनिफिट दिया है तो उन्होंने तो एक लीकर में छोटे से मामले में दिया है। अब आपने क्या क्या दिया है वो तो सारे देश में नजर आ रहा है। आपने तो वो चीज किया झारखंड में कि अदानी को कोयला उत्पादन का 25% झारखंड गवर्नमेंट को बेचना था, वो भी आपने माफ कर दिया कि नहीं, आप टोटल यहाँ से, यहाँ का कोयला, यहाँ की जमीन से आप उत्पादन करो बिजली और बांग्लादेश में बेचो। जबकि ये एक मतलब लॉ था कि 25% आप उस राज्य को देंगे जिस राज्य में बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस पे क्या सीबीआई ने इंक्वायरी करी कि ये पॉलिसी क्यों बदली गई, अदानी को अकेला ये क्यों प्रिविलेज दिया गया? तो ये जो तमाम चीजें जो हो रही है इसमें बड़े मसले हैं, अकेला मसला ये नहीं। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बताता हूं, इसमें कांग्रेस भी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है,
कांग्रेस क्यों आम आदमी पार्टी के प्रति अग्रेसिव होती है? कांग्रेस भी इन्हीं नीतियों की समर्थक रही है, बिजली को लेकर, पानी को लेकर। मनमोहन सिंह की नीतियां फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कारपोरेट जो पॉलिसी है उसी के साथ रही है। और कांग्रेस इसीलिए आम आदमी पार्टी पे बड़ा एग्रेसिव रही है, क्योंकि फ्री भी उसको भी सूट नहीं करता है। लेकिन जब दुखी दिल्ली में इनकी सरकार चली गई और देखा कि ये लगातार हर चुनाव में हम हार रहे हैं और तीसरी बार भी, दूसरी बार भी चुनाव हार गए, फिर बीजेपी कांग्रेस को सोशल वेलफेयर याद आने लगा। उन्होंने कहा जी हम ओपीएस लेके आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे पूरे के पूरे देश में। हेल्थ को लेकर देखिए अशोक गहलोत की पूरी नीति देखिए, दिल्ली के पैटर्न पर उन्होंने शुरू किया राजस्थान के अंदर। तो कांग्रेस की मजबूरी हुई कि वो भी उस पक्ष पर चले, तो सोशल वेलफेयर, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिज्म का जो कुछ पॉलिसी है। नहीं तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जो है, इनकी दोनों की नीतियां जो है वो प्रो कॉर्पोरेट और कुछ चंद घरानों को बेनिफिट देने वाली नीतियां थी। तो एक मसला ये भी है कि ये टकराव होगा, अभी आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, क्योंकि ये एक मसला सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मसला है कि जो कॉर्पोरेट डिजाइन है और जो पॉलिसियां हैं, उस पॉलिसी के तहत कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे केसीआर टारगेट हो रहे हैं। आप देखिए केसीआर टारगेट हो रहे हैं, केसीआर की कुछ नीतियों को देखिए, किसानों को लेकर जो उन्होंने जो एक जो सब्सिडी वो देते हैं, शायद पर एकड़ 8,000 देते हैं, 7,000 देते हैं, 10,000 देते हैं वहां तेलंगाना में जो मॉडल है, और चाहे जितना एकड़ जमीन हो उसमें वो आपको देंगे। उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों कंफर्ट जोन में नहीं थी, क्योंकि बाकी राज्यों में मैसेज जा रहा था कि इतनी सब्सिडी किसानों को कैसे मिल रही है। और ये जो है बीजेपी को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने भी किसान सम्मान निधि की घोषणा करी कि 2,000 रुपए पर एकड़ देंगे, जो 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ से नीचे है। तेलंगाना में ये नहीं है, तेलंगाना में चाहे जितनी जमीन हो आपको देंगे, किसान राइट योजना जो उन्होंने शुरू करी है तेलंगाना में। तो ये एक पॉलिसी जो कुछ राजनीतिक दलों ने जो अपनाया है, राशन वाला पॉलिसी है, फ्री का राशन वाला। फ्री का राशन देखिए, फ्री का राशन कॉर्पोरेट नहीं चाहता। फूड जो है इंपॉर्टेंट जो है मुनाफे का, अब जो आने वाले टाइम में एक वो बनने वाला है, जो भोजन है जिसमें चावल है, गेहूं है, कॉर्पोरेट की पूरी नजर है। जो फार्म लॉ जो बना था वही नजर थी। अब वो फ्री राशन अगर कोई सरकार बांटेगी तो कॉर्पोरेट को सूट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे राशन तो सरकार को खरीदना पड़ेगा और बांटने के लिए। अब कॉर्पोरेट चाहेगा कि अगर ये 4 करोड़ 5 करोड़ टन अगर कॉर्पोरेट फ्री राशन के लिए सरकारें एफसीआई के गोदाम में रखेगी और उसको फिर बांटेगी, तो कॉर्पोरेट को जो मुनाफा होना है, जो यूक्रेन वार के दौरान पूरी दुनिया में गेहूं की डिमांड हुई, चावल का डिमांड हुआ और बढ़ा, तो वो कॉर्पोरेट को सूट नहीं करता। कॉर्पोरेट तो चाहता है कि मैक्सिमम जो है फ्री बी की जगह ये हम लोग लेके स्टॉक कर लें और पूरी दुनिया में बेचें। तो मसला एक फ्री बी का भी है, जिसके कारण इनको निश्चित रूप से टारगेट किया गया है। और ये अगर सरकार ईमानदार है तो तमाम राज्यों में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं बीजेपी शासित राज्यों में, कर्नाटक में 40% का एक ठेकेदार ने आत्महत्या करके कहा कि 40% कमीशन है। कोई जांच हुई? आपको नजर आया? इवन कि अडानी वाले मसले पे मनी लॉन्ड्रिंग का मसला आ रहा है, हेरोइन का मसला आ रहा है, कोई जांच नहीं हुई है। लेकिन चलिए, सैया भय कोतवाल तो डर का है का। जेपी सर, जिस तरीके से ओपोनेंट्स पर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स पे गवर्नमेंट एजेंसीज एग्रेसिव हैं, गिरफ्तारी करना, ये करना, तमाम एक तरफा एक तरीके से, क्या यह सर्वशक्तिमान सत्ता की ताकत का प्रतीक है या कहीं अंदर से डर भी? सर, ये अहंकार का प्रतीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अब जैसे इलाहाबाद में एक सड़क छाप व्यक्ति एमएलए हो गया और मंत्री बन गया सरकार में। अब ना मैं नाम लेना चाहता हूं, ना पार्टी बनाना चाहता हूं। वो व्यक्ति जिस डेट में एमएलए हुआ था और मंत्री हुआ था, नॉन मैट्रिक था, लेकिन उसने अपने को एक बहुत बड़ा उद्योगपति और एविएशन शुरू करने वाला, और बॉम्बे के कारपोरेट ऑफिस में, बॉम्बे में कारपोरेट ऑफिस होने का तमाम दावा किया था। और एक आदमकद उसने जो है वो कैलेंडर निकाला था जिसमें ये सब चीजें थी। अब उस आदमी से का भाई एक मकान कब्जा कर रहा था, जिसका मकान कब्जा कर रहा था वो हमारे पास आया। मैं तब उस समय डेली न्यूज एक्टिविस्ट का संपादक था। तो मैंने देखा कि भाई तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, हमारे अखबार में खबर छप गई।
उस व्यक्ति ने हमको तरह तरह से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन जब खबर छप गई, अब मैं प्रभावित नहीं हुआ, तो उसने प्रेस काउंसिल में मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। अब शिकायत क्या की, हालांकि कुछ हुआ नहीं उसमें, क्योंकि जब हम लोग सही फुटिंग पे थे तो कहां से कुछ होता। वो जब मंत्री बना तो गाड़ी से जा रहा है और पता चला कि दो लड़के ऐसे उसको दिखाई पड़ गए, युवक या आदमी जो भी कह लीजिए, जिन्होंने लड़कपन में विद्यालय में पढ़ते समय उसको जो है एक झापड़ मारा था। तो ये अपने आबा ठाबा के साथ उतरता था और उसको 2 झापड़ मारता था। बदला निकालता। साले साले हमको 1 झापड़ मारे थे ना, अब हम 2 झापड़ मार रहे हैं, अब जो तुमको उखाड़ना हो उखाड़ो। इस मानसिकता का व्यक्ति जब कहीं शीर्ष पद पा जाता है तो सबसे पहले तो वो सब लोगों को अपना विरोधी मानता है। आप मतलब जो उसके साथ भी हैं उसके लिए भी उसके मन में एक संशय होता है कि हो सकता है कि ये जो है तो हमारे साथ मजबूरी में खड़ा है, लेकिन भीतर भीतर हमारे या मेरे विनाश की जो है क्या कहते हैं कामना कर रहा है। जैसे होता है ना कि पंडित जी लोग कहते हैं कि दीन बंधु बली राजा, और भीतर से परशुराम रहता है तो कहता साले का विनाश हो जाए। ये मानसिकता सब में है सर। और जो लोग भी कमजोर बुद्धि के हैं, कमजोर दिमाग के हैं, असुरक्षित हैं, जिनका बचपन असुरक्षा में बीता है, आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट को बुला के किसी दिन इसी मसले पर आप चर्चा कर लीजिए। जो लोग भी असुरक्षा में जिनका लालन पालन हुआ, जो बढ़े हैं, वो अगर कोई महत्वपूर्ण पद पा जाते हैं, अब आप यहां तक समझिए कि आईएएस लड़का हो गया और उसके पिता के बॉस ने सोचा कि यार हमारे बिरादरी का आईएएस हो गया और अपनी बिटिया की शादी कर दी उससे। वो पत्नी का संबंध है, 1-2 बच्चे भी हो गए, लेकिन हमेशा उस आईएएस के दिमाग में रहेगा, अगर कुछ भी उसकी पत्नी कहेगी तो उसको तुरंत याद आ जाएगा कि हम अपने पिताजी के साथ इसके घर में जाते थे तो हम टुकुर टुकुर खड़े होकर मुंह ताकते थे, और जो है जो ये लड़की हमारे घर में आई है, ये सोफे पे बैठ के अपने डॉगी को थ्रेप्टिन बिस्कुट खिलाती थी। नतीजा होता है कि ये शादी टूटने में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अंत में किसी दिन ऐसा होता है कि लड़का जो है वो अपनी पत्नी का जो है पति है, अपनी पत्नी का सारा सामान बांध के ट्रेन में लदवा के उसके घर वापस भिजवा देता है। बहुत लोग तो हत्या भी कर देते हैं, तमाम और भी सब तमाम चीजें आप देखते हैं कि विद्रूप की चीजें आती हैं। यार इतने अरेंज मैरिज शादी हुई तो फिर ये हत्या का मामला कहां से आ गया? ये सब उस मानसिकता से जुड़ा हुआ है जो असुरक्षा की भावना से जो है पैदा होता है। उसमें हर आदमी, जैसे सिजोफ्रेनिया का ये एक रूप है कि जिसको आप देखेंगे आपको लगेगा कि अरे यार इससे तो हमारी जान का खतरा है, आप लगेंगे कि उसको दूर करने, आप अपने अगल बगल के लोगों से कहेंगे कि यार उससे हमसे खतरा है, नहीं भी कहेंगे तो मन में धारण किए रहेंगे। इस सिजोफ्रेनिया के प्राथमिक स्टेज से ये सरकार जो है ग्रस्त है। उसका क्या करेंगे आप? उस मानसिकता का आप क्या करेंगे? सवाल इस बात का है तो सर्वशक्तिमान वो जो है, जो आपकी असुरक्षा की भावना है, वो आपको सर्वशक्तिमान बना देती है। कहते हैं ना कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में सामने आती है, वो होती इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो मामला है तो यहाँ ये है, कोई लोकप्रिय क्यों हो रहा है, कोई हमारी सत्ता को खतरा क्यों पैदा हो रहा है? भाई जिस तरह एमसीडी इनके हाथ से गया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और एमसीडी का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ही जीत गई थी, ये नहीं जीते थे, आपके आम आदमी पार्टी नहीं जीती थी। और अब की बार मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। इतना घेरने की कोशिश की गई, फिर भी वो नहीं घेरे में आ रहे हैं इतना। अच्छा, फिर आप जो है वो जहां आप तमिलनाडु में, आप जो है आंध्र प्रदेश में, आप तेलंगाना में, जहां आपकी ताकत शून्य के बराबर है, केरल में आप वहां अपनी घुसपैठ बढ़ा रहे, तो किस पैसे से बढ़ा रहे? अभी तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके घोषणा पत्र में बाकायदे कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को चेंज किया जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से विधायक खरीदने का जो है मतलब क्या कहते हैं सारा कुचक्र चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से, क्योंकि अनअकाउंटेड है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो उससे जो है विधायक खरीद के सरकार तोड़ी जा रही है। तो क्यों न माना जाए कि जो तमिलनाडु और आप जो है केरल और जो जहां पर आप शून्य है वहां अपनी पैठ बनाने के लिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब आप करें तो फिर वही कि आपका करेक्टर जो है आप रासलीला कर रहे हैं, और वो केजरीवाल करें तो उनका करेक्टर ढीला है कि वहां कुछ नहीं है, तो गोवा में जाके क्यों पैसा खर्चा कर रहे हैं? अब गोवा में तो ममता बनर्जी ने भी पैसा खर्चा किया, पकड़ लीजिए उनको भी।
कि ममता बनर्जी ने कौन सी पॉलिसी गलत बनाई और जाके और जो है वहां गोवा में जो है इतना रुपया खर्चा किया। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि गोवा में जो है ममता बनर्जी ने बीजेपी की मदद के लिए जाके इतना पैसा खर्चा करके जो है चुनाव प्रचार किया ताकि कांग्रेस हार जाए, बीजेपी जीत जाए। तो हम इनसे कह रहे हैं कि आखिर जो उन्होंने वहां पैसा खर्चा किया और आपको जिताने के लिए नहीं किया, तो आप इसके लिए उनको भी कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते कि ममता बनर्जी ने गोवा में जाके क्यों पैसा खर्चा किया। मायावती मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह कैंडिडेट खड़ा करती हैं अपना, तो कौन सा पैसे से खड़ा करती हैं, कहां से पैसा आता है। तो सवाल ये तो सब पर लागू है। लेकिन हमारी बात है ना कि हम जो है हम बस पवित्र हैं, बाकी सब लोग अपवित्र हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग उस समय बंद क्यों हो जाता है जब वो व्यक्ति कांग्रेस में उसमें जब बीजेपी में शामिल हो जाता है। क्या बीजेपी में शामिल होते ही वो वॉशिंग मशीन से गुजर के धुल करके आ जाता है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल है, जहां मुकुल राय जिनके ऊपर तमाम जांचें चल रही थी, जब बीजेपी में शामिल हो गए तो जांचें बंद कर दी गई। और अब जो है वो क्या कहते हैं, उसके बाद उन्होंने जब शुभेंदु अधिकारी को वहां उन्होंने नेता बना दिया विधानमंडल दल में, तो मुकुल राय नाराज हो गए, फिर से दीदी की गोद में आके बैठ गए। अब जब दीदी की गोद में आके बैठ गए तो जो पुराने मामले सब बंद हो गए थे, अब बीजेपी बेचैन है कि कैसे उन मामलों को खुलवाया जाए। तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनके खिलाफ मामला खुलवाने के लिए कोर्ट ने डांट लगाई, और डांट लगा के जो है मतलब क्या कहते हैं कहा कि जो है आपके पास चले गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए थे, और उधर चले गए तो फिर गड़बड़ हो गए जब आपने एक बार जांच बंद कर दी। तो सवाल ये है ना कि यहां तो हम बच्चों की लड़ाई जैसा मामला हो गया कि हमने तुमको पेंसिल दिया था, हमारी पेंसिल वापस करो। लड़के ने कहा दूसरे ने, भैया आपने जो दिया था वो घिस के इतनी बड़े हुए। कहे नहीं, हम वही वाली पेंसिल लेंगे जो हमने तुमको दिया था। अब वो जितना घिसा हुआ है वो कहां से पूरा करेगा भाई साहब है। उसके लिए तो उसको श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बनना पड़ेगा कि खाली लोटे में जो है वो क्या कहते हैं वो दूध भर देंगे। चलिए सर, ये बहुत बढ़िया जी। चलिए दोस्तों, दो जी संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक मैं कंक्लूड ये भी करना चाहूंगा कि बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्रस्ट्रेशन और भी है कि इन्होंने जो पहले जो ऑफर करके प्रेशराइज करके बीजेपी में शामिल करने की जो एक इनकी रणनीति है, उसमें ये जो आम आदमी पार्टी पे ये थोड़ा ये हथियार चला नहीं पाए, वो चल नहीं पाया। और कांग्रेस को दरअसल चल गया, जैसे महाराष्ट्र में भी सरकार गिर गई, आपके देख रहे होंगे कर्नाटक में भी गिर गई। तो ये मनीष सिसोदिया और ये जो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों का जो लगातार ये कहना है कि हम बीजेपी में हम पे शामिल होने का जो आरोप था, तो ये थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से भी अलग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस की जितनी लीडरशिप है वो सब भाजपा में शामिल हो गई है अपने आप को बचाने के लिए। तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों से जो उनके खिलाफ जो पेंडिंग मामले थे, इवन के वहां के सारा मंत्रालय ही भाजपा से अमरिंदर सिंह चले गए, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनप्रीत बादल वो भी चले गए, हेल्थ मिनिस्टर भी वहां के थे वो भी चले गए, बलबीर सिद्धू। तो ये आम आदमी पार्टी पे जो एजेंसियों का जो एक जो डंडा था जो उन्होंने चला के उनको तोड़ने की कोशिश करी, वो आम आदमी पार्टी वाले शायद उसको सस्टेन कर गए, वो उस दबके में आए नहीं। ये भी एक बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके कारण मुझे लगता है कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। और मुझे सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करके इन्होंने पहले मैसेज दिया होगा कि भैया देख लो, एक को उठा लिया है, हम ऐसे बोल नहीं रहे, धमका नहीं रहे, उठा भी सकते हैं। तो शायद उसके बावजूद वो प्रेशर में नहीं आए। शायद इतने प्रेशर में कांग्रेस ही टूट जाते हैं, जिस ढंग से महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, तो इतने प्रेशर में और दूसरी पार्टियां टूट रही है। तो ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रस्ट्रेशन है कि टूट क्यों नहीं रहे, ये एजेंसियों के डर से हमारी पार्टी में आ क्यों नहीं रहे। जी चलिए, आप दोनों का शुक्रिया। और अम्बेडकरनामा किसी तरह के भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं, लेकिन ये जब राजनीति हो जाए, एंड शो मी योर फेस एंड आई विल शो यू द रूल्स, आप अपना दल दिखाओ, मैं आपको कानून दिखाऊंगा, तब उसकी समीक्षा जरूरी हो जाती है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।